नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया लाइव आया और कब मैं नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो के लिंक अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, इसमें तो कोई कहने की बात है नहीं। और अब मैं बात को शुरू करता हूं। आपकी मुलाकात सबसे पहले करवा दूं अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ भारत के दो सबसे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकारों में से संपादक हैं, पत्रकार हैं। टीसीए श्रीनिवास राघवन हमारे साथ हैं। आप वर्षों से इन्हें अखबारों में पढ़ते रहे हैं, हम भी इन्हें पढ़ते हैं। और इनके बारे में एक मजेदार बात है, अभी जब मैं बात शुरू करूंगा तब कहूंगा। और AK भट्टाचार्य साहब हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अशोक भट्टाचार्य इनका नाम है। हिंदी बहुत शानदार बोलते हैं, नाम से आप समझेंगे कि ये बांग्ला बोलते होंगे, लेकिन पिछली बार भी मैंने कहा था। और इसके अलावा सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर आशुतोष हमारे साथ हैं। चर्चा हम लोगों को करनी है पैकेज पर, 20 लाख करोड़ के पैकेज पर। इस देश में तमाम कोनों से तमाम आवाजें थी, लोग कह रहे थे कि स्टिमुलस की जरूरत है, मदद की जरूरत है, राहत की जरूरत है। स्टिमुलस पैकेज आएगा। शेयर बाजार में हर तीसरे दिन अफवाह उड़ती थी कि आज स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, शाम तक आ जाएगा, और बाजार में उछाल आने लगता था। सरकार में प्रधानमंत्री ने 12 तारीख को ऐलान किया कि वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लाने जा रहे हैं। भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज, भारत की GDP के 10% के बराबर। क्यों? क्योंकि उम्मीद की जा रही थी, मांग की जा रही थी, उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। अभी हम भट्टाचार्य साहब से, TCS साहब से बात करेंगे, पूछेंगे क्या कोई उम्मीद कर रहा था, और अगर वो जो उम्मीद कर रहा था क्या उसकी उम्मीद पूरी हुई। तो अब मैं बात शुरू करता हूं। पैकेज के बाद, उस ऐलान के बाद 3 किस्तें आ चुकी हैं, अभी 2 किस्तें आनी बाकी हैं। क्या क्या आ चुका है, क्या आया है, दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ समझ में आ रहा है, यही समझने के लिए भारत के सबसे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हमारे साथ हैं, जो तमाम लोगों के गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं। हमको समझाएंगे कि इनको क्या समझ में आया है। TCS सर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। क्या समझ में आया, अभी तक क्या मिला है, और ये जो 20 लाख करोड़ इतना बड़ा पैकेज इतिहास में पहली बार दिया जा रहा है, क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था को कोरोना की बीमारी से निजात दिला देगा? 20 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़, जितने भी लाख करोड़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसकी स्पेंडिंग की सीक्वेंसिंग क्या है। क्योंकि एक साथ तो कोई जाके डालने नहीं वाला है 20 लाख करोड़, वो तो जाहिर हो गया कल और आज का जो है देख के। मधुमक्खी वगैरह ये सब, कोई 500 करोड़ आप मधुमक्खी को देंगे तो कल थोड़ी वो पैसा उनके जेब में जाने वाला है। सो इसमें दो जो स्टिमुलस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टिमुलस का जो वर्ड है, यही एक अजीब सा वर्ड है, पर ये जो है, जो भी है, इसमें दो पार्ट हैं। एक जो ऐसा लोगों के पास चला जाएगा, दैट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, और एक है जो रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में धीरे 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 करके जाएगा। तो जब ये 20 लाख या लाख का स्टिमुलस की बात करते हैं, ये इसका मतलब ये है कि इतना खर्चा सरकार इस साल फाइनेंशियल ईयर में करेगी उस पैसे का जो इसके पास है नहीं, टैक्स रेवेन्यू के तौर पे। अब सवाल ये उठता है कि इस 20 लाख करोड़ में से जितने भी हैं, कि हाउ मच ऑफ इट विल बी मोनेटाइज डेफिसिट, जिसको कहते हैं, मतलब तो बैंक को आपने बॉन्ड दे दिए और उन्होंने आपको रुपए दे दिए उतने। अब मेरे ख्याल में करीब करीब दिस माइट गो अप टू अबाउट 10 लाख करोड़ जो मोनेटाइज डेफिसिट होगा। तो उसको किस तरह से सीक्वेंसिंग, कैसे फेजिंग करते हैं, पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की इससे इकोनॉमी को स्टिमुलस मिलती है। तो अभी तो इट इज अ वेरी अर्ली डेज, इन्होंने अनाउंसमेंट भी खत्म नहीं है। पैसा कब और कितना और किसके पास पहुंचेगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम जो है, जो पैसा जा रहा है, ये मोदी जी का हाथ इसमें साफ दिखता है कि you make a provision for the poorest,
पर वो लोग तो आपके वाइट कंज्यूमर गुड्स खरीदते नहीं है। तो जब बल्क ऑफ द मनी गोज टू दोज पीपल, तो इसमें स्टिमुलस नहीं आना, ये सिर्फ उनके लाइवलीहुड का जो चला गया था उसको कायम रखने के लिए थोड़ा बहुत पैसा उनको दिया जा रहा है। तो मिडिल क्लास जो बहुत रिच है उनको छोड़ दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो मिडिल क्लास है, कल निर्मला सीतारामन ने एक डिफाइन किया था कि 6 से 18 लाख रुपए की जिनकी आमदनी होती है साल में, शी सेड दे आर द मिडिल क्लास। थोड़ा और जोड़ लीजिए, 24 कर दीजिए, ये जो भी है, उनको क्या मिल रहा है? और उनको कुछ खास नहीं मिल रहा है। सो स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है that is not going to increase. In fact, बहुत ही लार्ज स्केल में स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है। सभी लोग निकाल रहे हैं। लोअर लेवल पे आप लोग नौकरी से निकालते हैं तब उनको खाने पीने की समस्या होती है, पर जब मिडिल क्लास, ये जो स्किल्ड लेबर होती है, वर्कर्स होते हैं, उनको निकालते हैं, तो देन यस देयर इज अ प्रॉब्लम, बट उन लोगों को ये पैसा नहीं जा रहा है। So therefore, I don't see this acting as a stimulus, जो कहते हैं ना, जिससे कि बड़ी इन्फ्लेशन होगी, ये होगा, वो सब नहीं होने वाला है। आउटपुट पिकअप होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लेबर को पहले लौटना पड़ेगा, और लेबर दिसंबर जनवरी तक वापस आने नहीं वाली है। दूसरी चीज ये है कि इसकी वजह से ऑटोमेशन भी होगा, और प्रोडक्शन लाइंस की जो लोग खड़े होकर प्रोडक्शन लाइंस पे खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल, उनको अगर सोशल डिस्टेंसिंग 6 फुट की करनी है तो वो सबको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब में इसमें टेक अ लॉन्ग टाइम। ये स्टिमुलस तो ये एक अमेरिकन टर्म है जी। तो ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत, और इसमें गंभीर बात दूसरी आ गई कि अभी तो जो कारोबार शुरू होंगे फिर उनके सबके नियम कायदे बदलने जा रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेट्रो खुलेगा तो कैसे खुलेगा, एयरपोर्ट खुलेगा तो कैसे खुलेगा, वहां सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। दफ्तर जो खुल रहे हैं वहां बता दिया गया है कि एक एक कुर्सी बीच में छोड़ के बैठना है, तो ऑफिस की कॉस्ट का मैनेजमेंट दोबारा होगा। ये सब लंबी कहानी है। लेकिन मैं भट्टाचार्य साहब आपके पास आऊं, AKB आपको कहते हैं, तो ये बताइए AKB कि आप जो देख रहे हैं, कुछ ये 20 लाख करोड़ में पहले कहा गया कि शायद 8 लाख करोड़ पहले खर्च हो चुका है, 12 ही बचा है। अब 12 में भी जो दिख रहा है, जो पिछली 3 किस्तें आई हैं, इनमें लग रहा है और भी, मुझे लगता है 5-6 लाख करोड़ ऐसा है जो कि सब हो चुका है और वो जोड़ के बताया जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कहा गया है कि भाई खर्चा करने के लिए पैसा है नहीं? जो सच बात है कि सरकार के पास पैसा तो था नहीं, जो उसकी हालत थी, हमारी आपकी पहले भी बात हुई है। लेकिन किसी तरह जनता के मन में ये विश्वास जगा देना है कि हाँ पैसा है और हम खर्च भी कर रहे हैं और तुम्हारा बहुत भला होने जा रहा है। नहीं, जो मोदी जी ने बहुत ही होशियारी से जो किया है, उन्होंने एक आशा का संचार किया कि भाई 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज ऐलान होगा। इकोनॉमिक पैकेज में के बहुत सारे बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। एक रूप होता है कि आप पैसा विभिन्न क्षेत्रों में आप उसका एलोकेशन कर दें, उसके बंटन कर दें, और दूसरा होता है कि आप किस तरह से लोगों से या सेक्टर से आप टैक्सेशन फिस्कल एक के, जिससे कि लोग उस टैक्सों से जरा अनुप्राणित होकर वो और भी डिमांड क्रिएट करे या कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो थोड़ी बहुत जान आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसमें ये सिर्फ एक सहायता पैकेज है और कुछ नहीं है इसके अंदर ज्यादा। ये सिर्फ इन्होंने 20 लाख के करोड़ में से ज्यादा जो अंक जो हैं आपके, वो सारे सहायता करने के लिए है। वो आप विभिन्न क्षेत्र के लोगों को कहेंगे, ये कभी MSME सेक्टर के सहायता के लिए, और कहीं कृषक के लिए, कभी मधुमक्खी पालक के उनके लिए ये, और हालांकि उन्होंने एक मिडिल क्लास के लिए भी एक कर दिया है कि पर ये जो सहायता जो है, ये सरकार के कंधे के ऊपर नहीं गया, ये सरकार का कंधा इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इन्होंने ज्यादातर
जो 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 ऐलान किया गया है वो ऐलान किया गया है दूसरों के कंधे के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, बैंकों के ऊपर या कंपनियों के ऊपर। उदाहरण के तौर में कह दूं मैं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का 4% का लिक्विडिटी फैसिलिटी दिया गया कंपनियों के लिए, क्योंकि 24% से 20% कर देगा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। वो 4% कहां से आएगा? वो आएगा सरकार, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई 1% 2% से बचत से। तो सरकार कुछ नहीं करी इसमें, पर उसका जो जो टोटल इंपैक्ट होगा वो सरकार इस सहायता पैकेज में उसको कैलकुलेट कर रही है। मान लीजिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो रहा है, उसमें भी कोई असिस्टेंस नहीं है इसमें कोई। इसमें एक लिक्विडिटी का मेजर है। साल के अंदर आपको ऐसे 25% जो आपके टीडीएस, जो 10% टीडीएस कटती थी, वो भी प्रोफेशनल इनकम के लिए, सैलरीड के लिए नहीं, तो उनके लिए आपको 7.5% देना पड़ेगा सिर्फ। पर साल के आखिर में जाकर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ पूरा जो पैकेज जो है वो आप एक सहायता पैकेज की तरफ सरकार ने इधर देखा उधर देखा, इधर देखने के बाद उन्होंने एक ऐलान किया जो किस तरह से वो बहुत सारे जो हिस्सों से पैसा मतलब बटोर कर उन्होंने ऐलान कर दिया। मैं अंतिम में मैं आपको ये कहूंगा, आप देखें जो अगर 20 लाख करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैंने कोशिश बनाई की, उसमें अभी तक के जो ऐलान जो हुए हैं, अभी तक करीबन 18 लाख करोड़ के ऐलान हो चुके हैं। उसमें से अगर आप देखें आरबीआई के कंधे के ऊपर करीबन 6 लाख का गया, करीबन 3 लाख करोड़ जो है, और 3 लाख नहीं, करीबन और 4 लाख करोड़ भी ऐलान किया गया है अभी तक। उसमें से सिर्फ 50,000 करोड़ सरकार के कंधे में है, और पहले के जो 1.7 लाख करोड़ का ऐलान किया गया था उसमें सरकार के अंदर उन्होंने पहले ही बजट में एक प्रावधान किया गया था 70,000 करोड़ का, तो एडिशनल हुआ 1 लाख करोड़। तो कुल मिलाकर मैं जो देख रहा हूं कि सरकार की खजाने से करीबन 2 लाख करोड़ अभी तक सिर्फ आए हैं। तो पर ये 2 लाख करोड़ बहुत सारे आरबीआई, कंपनी, आप और मैं, उनके पैसों से लेकर बनकर एक लिक्विडिटी, एक सपोर्ट बन गया है। एक मैं ये कह रहा हूँ कि सहायता पैकेज है, ये कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं है। इससे जैसे राघवन साहब ने कहा, कितनी डिमांड बढ़ेगी हमें कुछ नहीं मालूम। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि 2 लाख करोड़ जोड़ा, बहुत जोड़ा, तो 2 लाख करोड़ सरकार की तरफ से जा रहा है, और वो भी 2 लाख करोड़ हमारी आपकी जेब से। इसको हिंदी में कहा जाता है इस कोठरी का धान उस कोठरी में रखने वाली कहानी है। आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष तो राजनीति पढ़ते भी हैं, राजनीति कर भी आए हैं, और आशुतोष जो अर्थशास्त्र का, वैसे ही आर्थिक विषय है, लेकिन अर्थशास्त्र की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, जिसे कहते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसको जिन लोगों ने पढ़ा है वो कहते हैं वो किताब प्योर पॉलिटिक्स है, उसमें और कुछ, उसमें इकोनॉमिक्स कहीं नहीं है, वो राजनीति है। तो अर्थशास्त्र दरअसल राजनीति है। आपको इस पैकेज में, इन ऐलानों में और कोरोना के दौर में चल रही राजनीति में कितना अर्थशास्त्र दिख रहा है, कितनी राजनीति? और जो 2 विद्वान हमारे साथ आए हैं, इनसे पूछने के लिए आपके मन में कोई नए सवाल आ रहे हो तो वो भी स्वागत है उनका। आलोक जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा तो अर्थशास्त्र से कोई बहुत दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, जितना मैंने मोदी जी को पिछले कम से कम 20-22 सालों में मैंने देखा है, जितना मैंने इंटरेक्ट किया है, उनके जीवन में कोई अर्थशास्त्र नहीं है, उनके जीवन में सिर्फ राजनीति है। और वो सोते जागते कोई भी मौका होता है उसको राजनीतिक तौर पर अपने हित में कैसे बदल दिया जाए, इस आर्ट में शायद उनका कोई मुकाबला आज तक दिखाई नहीं पड़ता भारत की राजनीति के अंदर। और मुझे ये लगता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से तीखी आलोचनाएं उनकी होने लगी थी, उसके संदर्भ में ये 20 लाख के पैकेज की बात की गई है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो रघुरमन राजन के साथ इंटरेक्ट किया, रघुरमन राजन ने अपने उस इंटरेक्शन में कहा था कि 200 लाख करोड़ की भारत की अर्थव्यवस्था की साइज है, अगर उसमें 10% अगर आप 20 लाख करोड़ अगर आप दे देंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं देने जा रहे ना, उससे कोई बहुत
वो होने वाला है। आपको याद होगा कि अरविंद सुब्रमण्यम ने भी कहा था कि कम से कम 10 लाख करोड़ का तो देना ही चाहिए, बिना उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अभिजीत बैनर्जी ने भी इसी ओर इशारा किया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ, कि उस इकोसिस्टम में ये हुआ कि लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था के साइज का, जीडीपी का केवल 1.9% खर्च किया है, और बाकी दुनिया ये कह रही कि ये तो कुछ भी नहीं है, आपको कुछ और देना चाहिए। उस दबाव के तहत मुझे लगता है कि ये 20 लाख करोड़ का उन्होंने एक हवा डावा बनाने का प्रयास किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप तीनों मुख्यमंत्री, तीनों जो वित्त मंत्री, तीनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोशिश इस बात की कहने की ज्यादा है कि देखो हमने पिछले 2 महीनों के अंदर कितना किया। ऐसा कम होता है जब मोदी और उनकी सरकार के लोग एग्रेसिव नहीं होते, डिफेंसिव होते। और मुझे 3 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वित्त मंत्री और उनके जो अनुराग ठाकुर है, दोनों लोगों का पूरा पोस्चरिंग डिफेंसिव। जैसे कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, तो कल की जो पूरी बातचीत थी उसमें कम से कम 38 मिनट तक तो यही था कि हमने पिछले 2 महीनों के अंदर क्या किया और हम क्या करते नजर आ रहे थे, और ताकि आप लोग हमें ये मिसअंडरस्टैंड ना करें कि हमने नहीं किया। तीसरी बात मुझे ये लगती है कि इस पूरे दौरान जो कुछ उन्होंने किया है, अगर आप उसकी अमेरिका से तुलना करें, अमेरिका ने 28 मार्च को अपना $2 ट्रिलियन का पैकेज दिया था, 28 मार्च को दिया था। जर्मनी ने भी लगभग उसी समय अपना स्टिमुलस का पैकेज दिया है। ब्रिटेन ने भी लगभग उसी दौरान उन्होंने क्या करीब $400 बिलियन का उन्होंने दिया है। हमने जो दिया है वो करीब 50 दिन के बाद दिया है। आज की तारीख में जो भारत का जो व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि ये जो माइग्रेशन वर्कर की समस्या है कि उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास जीने को नहीं है, इसीलिए अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रहा है, उस समस्या के समाधान की दिशा में कोई कदम पिछले 50 दिनों के अंदर उठाया नहीं गया है। अब उठाने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन सिर्फ दिन भर का 5 किलो चावल और 5 किलो दाल दे देने से काम नहीं चलने वाला। उसको अपने जेब में कुछ पैसे चाहिए ताकि उसके बच्चे के लिए अगर दूध मिल सके, उसको कुछ दवाई मिल सके, कुछ दूसरी चीजें अगर उसकी जरूरत पड़े, इन सब चीजों का कोई प्रावधान दिखाई पड़ता है। तो और जो अमेरिका के अंदर किया गया कि जब उन्होंने $2 ट्रिलियन किया, तो उन्होंने कहा कि $1200 वो एक आशुतोष की आवाज आने में कुछ $500 पर हेड मिलेगा। तो वहां उन्होंने सॉलिड तौर पर कैश दिलाने की कोशिश खाई नहीं पड़ती। तो ये एक समस्या है, ये बात आ रही है और लगातार आई है। ये बात प्रश्न सही उठ रहा है कि अमेरिका में लोगों की जेब में पैसा डाल दिया गया। दूसरे अमीर देशों में, न्यूजीलैंड में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में इससे पिछली बार भी हो चुका है कि वहां लोगों के अकाउंट्स में पैसा सीधे सीधे डाला जा रहा था। मेरा प्रश्न ये है, अब मैं भट्टाचार्य साहब पहले आपसे और फिर टीसी आपसे, दोनों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो गरीब आदमी सड़क पर घूम रहा है जिसको तुरंत पैसे की जरूरत है, वो इस रिफॉर्म का करेगा क्या? और स्टिमुलस की बात सही है कि स्टिमुलस तो इंडस्ट्री के लिए आना है, अभी हमें पता नहीं है अगले 2 दिन में क्या आना है। हालांकि जो सूत्रों से पता चल रहा है कि अगले 2 दिनों में रिफॉर्म के अनाउंसमेंट्स आने हैं। वो रिफॉर्म्स भी तो लंबे दौर के होंगे, कोई रिफॉर्म ऐसा तो है नहीं कि आज सुबह बताया जाएगा और शाम को लागू हो जाएगा। तो जो तुरंत चाहिए था, सड़क पर लाखों लोग सड़क पर हैं देश भर में, उनको तुरंत मदद चाहिए, उनके हाथ में पैसा चाहिए, उनको खाना चाहिए जैसे इनका बच्चे को दूध चाहिए, और हम उनको योजनाएं बता रहे हैं पीछे की कि हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया है और आगे हम तुम्हारे लिए अगले 5 साल में ये करने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट के ग्रुप में मैंने आज देखा, वहां आ रहा है कि ये सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बना रही है जिस वक्त तुरंत राहत की जरूरत है। वो तुरंत राहत की कोई उम्मीद कहीं आपको दिख रही है? देखिए, जो आलोचना के वक्त हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तक हुआ क्या है। जो अगर आप आंकड़ों को विश्वास करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पिछले कई हफ्तों में करीबन 40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान योजना और एक जनधन योजना अकाउंट के जरिए और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के मार्फत करीबन 40,000 करोड़ रुपए की ट्रांसफर हुई है। मैं मानता हूं कि ये जो अमाउंट जो है एकदम बिल्कुल
जो जरूरत है उससे बहुत कम है, क्योंकि अगर आप इसका एवरेज भी निकालेंगे करीबन पर एक फैमिली को सिर्फ 3,000 के करीब मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर की जो राशि उसकी और भी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर जो जैसे आशुतोष जी ने भी ये कहा कि अगर हाथ में पैसा न हो, अकाउंट में पैसा न हो, तो वो माइग्रेंट वर्कर कैसे जाएगा। और दूसरा सवाल जो ये है कि ये समय में मान लीजिए 1 पर्सन 1 राशन कार्ड का जो स्कीम, वो स्कीम 2013 का एक स्कीम था, उस टाइम वो प्रपोज किया गया था। आज 7 साल के बाद हम ये कह रहे हैं कि उसको हम 31 मार्च 2021 के अंदर उसकी लागू करें। समझिए अगर माइग्रेंट वर्कर के लिए या उसके लिए बहुत बड़ी एक स्कीम जो थी वो है, तो उसी राशन कार्ड से वो अपनी राशन से ले सकता है। पर उस ऐसी एक योजना को हमने 6 महीने 8 महीने का क्यों हमने एक डेडलाइन दिया है? क्यों ना हम ये कह सकते कि अगले 20 दिन में ये स्कीम चालू हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर जो कैश ट्रांसफर जो है वो जनधन योजना, आधार और मोबाइल के तरह से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। मैं समझता हूँ इतने बड़े पैसों की करके जो भी पैसा सरकार के खजाने में है उसका उपयोग आप क्यों ना कैश ट्रांसफर से कर रहे हैं, उस डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। उसका कारण कि ये नहीं हो रहा है, उसका कारण यही है कि सरकार का खजाने में जो अवस्था जो है वो बहुत ही जटिल है, पैसे नहीं है, और इसीलिए सरकार वो 4 लाख करोड़ जो एक्स्ट्रा जो बोरिंग करेगी उसी के अंदर रेवेन्यू शॉर्टफॉल को मैनेज करना पड़ेगा, उसी के अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को मैनेज करना पड़ेगा, और उसके ऊपर एक जो अर्थशास्त्री का जो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो माने अगर हम सामान्य आम भाषा में कहें तो हाथ बंधे हुए हैं और उसके बाहर वो जा नहीं सकते। हाथ बंधे हुए। इसलिए आपका क्या मानना है, हाथ बंधे हुए हैं या ये वो मुसीबत का वक्त है जिस वक्त आदमी अपने सारे बंधन तोड़ के आजाद होने की हिम्मत दिखा सकता है? देखिए, आपका नजरिया क्या है? आप इसको रिलीफ पैकेज के तौर पर देख रहे हैं या जिसे स्टिमुलस टू इंडस्ट्री उसके तौर पे देख रहे हैं, या इसको आप एक देख रहे हैं पॉलिटिकल, जैसे अभी आशुतोष ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि मोदी जी जो हैं ही रिगार्ड्स एवरी चैलेंज एज अ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। वो अजिंक्य रहाणे टाइप स्कोरिंग करते हैं, आप कैसी भी फील्ड लगा लो वो एक दो रन बनते रहते हैं। तो रिलीफ के तौर पे देखा जाए तो जो आप कह रहे थे गरीब के पास तो पैसा जा रहा है पीबीटी वगैरह से, इट इज नॉट एडिक्वेट, पर चलो कुछ तो जा रहा है, समथिंग तो इनफ कि लोग एक रेबेलियन के मूड में नहीं आ जाए। माय मेन कंसर्न इज ये जो इंडस्ट्री के लिए क्या मिलना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई है। रिलीफ तो आप वैसे भी करते आए हैं, अभी नहीं है, बहुत पुराना है। रिलीफ तो आप करते ही आए हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सो इट्स अ प्रॉब्लम, दिस टाइम इट इज मैग्निफाइड। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन आई रिपीट, इंडस्ट्री के लिए आप क्या तो मैं एक आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, एक तो समय भी कम है, अब समय खत्म ना हो जाए इसलिए भी, और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं इंडस्ट्री को दिया जाए, ये सही बात है। तो पहले दिन जो एमएसएमई के साथ और जो छोटे कारोबारियों के लिए जो पैकेज अनाउंस हुआ, उस दिन मैंने ये माना कि उन लोगों को मदद दे रही है सरकार, उनके लिए मदद का इंतजाम कर रही है जो न सिर्फ अपने मुसीबत में है बल्कि उनमें से हर एक के ऊपर, किसी के ऊपर 10, किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 50, किसी के ऊपर 100 या 1000 लोग डिपेंडेंट हैं। वो छोटी से बड़ी मीडियम साइज तक की इंडस्ट्रीज हैं, उनको रिलीफ मिलने का अर्थ है कि उस रिलीफ का कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, वो औरों तक जाएगी। ये बात सही है, बड़ी इंडस्ट्री को रिलीफ मिलने का भी शायद वो असर होगा, लेकिन क्या वो रिलीफ मिल रही है? वो रिलीफ सरकार तो दे नहीं रही है, तो वो किसके भरोसे है? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, बैंकों से लोन मिलेगा कहा जा रहा है, रेडी वाले को 10,000 रुपए लोन दिया जाएगा।
रेडी वाला कौन 10,000 रुपए लोन लेने जाएगा आज की मुसीबत में, और कौन सा बैंक मैनेजर उसको लोन दे देगा? सवाल ये है। आप फिर दो तीन कैटेगरीज को मिक्स कर रहे हैं। एमएसएमईज को जो मिला है वो तो परसों अनाउंस हुआ है, वो दे विल स्टार्ट गेटिंग द मनी, वो हो जाएगा। अभी तक प्रॉब्लम, जहां तक मुझे समझ में आया है, प्रॉब्लम ये थी कि बैंक्स वर टेलिंग देम कि ये जो पैसा जब हम लोन करेंगे इसको आप हमारे खाते में किस में दिखाएंगे, विल इट बी अ लोन, फिर 1-2 साल बाद एनपीए हो जाएगा और जाएगी। तो उसके लिए जो एक अरेंजमेंट करना था वो अभी भी करना है कि ये किताब बैंक की बुक्स में ये जो पैसा देंगे एमएसएमईज को, ये अंडर विच हेडिंग विल इट बी गिवन। अगर आप इसको स्ट्रेट पास थ्रू देते हैं, विच कम्स मनी कम्स फ्रॉम रिजर्व बैंक और व्हाटएवर, जहां से भी आ जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमएसएमईज की प्रॉब्लम तो जून जुलाई तक जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, पर वो भी जो एमएसएमईज की जो प्रॉब्लम है उसका जो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड पे जो असर पड़ेगा वो बहुत छोटा है, बिकॉज वहाँ पे जो तनख्वाहें वगैरह होती है, नंबर्स लार्ज होंगी, तनख्वाहें वगैरह बड़ी छोटी होती है, ज्यादा नहीं होती, और उनकी जो आउटपुट होती है, a large portion of it is consumed by the larger industries. कंज्यूमर गुड्स में उन लोगों का बहुत कम होता है, तो इसलिए ये इनको कुछ न कुछ करना होगा जिससे बड़ी इंडस्ट्रीज की जो आउटपुट है उसमें एक इंक्रीज आए। क्या कर सकते हैं आई डोंट नो, क्योंकि पैसा तो है नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इस सरकार के साथ, कि ये सूट बूट वाली जो चीज है, इससे ये इतना घबराते हैं कि जहां पे बनता है वहां पे भी देने से घबराते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अभी भी इसमें देखिए ये सारा सूट बूट का ही मामला है कि हमने गरीबों के लिए किया है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपने रिलीफ किया है, रिलीफ कह दीजिए सीधे सीधे कि रिलीफ होगा, इसको स्टिमुलस क्यों कहते हैं। सो आई थिंक वी हैव टू वेट, 3 महीने रुकिए फिर देखते हैं। तो 3 महीने अगर आपको रुकना पड़ेगा टीसी, आप बहुत क्विक कमेंट करने वाले आदमी हैं, किसी चीज पे जैसे ही घटना होती है उसके साथ तुरंत आपका रिस्पांस आता है, और मैं आपको बहुत क्विक विटेड मानता हूँ, और पूरा जितने लोग आपको पढ़ते हैं समझते हैं वो सब मानते हैं। आप कह रहे हैं 3 महीने रुक के देखना होगा, उस वक्त जिस वक्त एक तरह से आग लगी हुई है। भट्टाचार्य साहब, एक क्विक कमेंट, बहुत छोटा सा, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है, लेकिन क्या फायर फाइटिंग के समय पर हम फायर प्रूफ मकान बनाने की योजना बनाएं, ये ठीक है? अगर आपका सवाल है कि फायर फाइटिंग के समय हम फायर प्रूफ मकान बनाएं या लोगों को आग से बचाएं, ये अगर आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को बचाने का काम बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि अब आप फायर प्रूफिंग के लिए एक बड़ा वो भी काम कीजिए, वो भी चालू कीजिए। आप अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, वो भी काम कीजिए। आप 1 राशन कार्ड 1%, वो भी कीजिए, वो भी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं आपके। अगर आप जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करना चाहते हैं वो भी कीजिए, वो भी समय लेगा। स्मॉल सेक्टर, मीडियम सेक्टर, माइक्रो सेक्टर की डेफिनेशन, परिभाषा बदलना चाहते हैं वो भी कीजिए। ये सारे दीर्घकालीन काम है। मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत है जो आग में जो आग लगा हुआ है जिस मकान में, उसके लोगों को किस तरह से उस मकान से बाहर निकाला जाए, इसका मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक ही उपाय है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आना चाहिए, जिससे ये नहीं सिर्फ उनको मदद होगी, उससे मैं समझता हूँ उसमें डिमांड रिवाइवल का भी जो एक गोल होता है, मकसद होता है, वो भी पूरा हो सकता है। क्योंकि इस आर्थिक व्यवस्था में हमारी डिमांड की भी बहुत कमी है, सप्लाई बॉटलनेक तो है ही। अगर आप डिमांड को रिवाइव नहीं करेंगे, किस तरह से आप इकोनॉमी को वापस लाएंगे? इसीलिए मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये जो कैश ट्रांसफर का स्कीम है ये और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ना कि राजीव गांधी के समय जैसे किया गया था कि भाई वेरियस स्कीम्स चालू कीजिए, उस स्कीम के इम्प्लीमेंट कीजिए, वो देखेंगे कैसे होगा नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये ज्यादा उसके उपयोगी नहीं। सीधे लोगों की जेब में पैसा जाए, ये फॉर्मूला ही काम कर सकता है। आशुतोष, आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? समय बिल्कुल कम है, छोटी सी टिप्पणी करिए। 30 सेकंड के अंदर
देखिए, मेरी समस्या इस बात को लेकर यह है कि सरकार के पास टैलेंट है नहीं, और टैलेंट नहीं है, इसकी वजह से कोरोना से आने के पहले ही अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। इसलिए मुझे इस सरकार की से कोई उम्मीद नहीं बचती कि कोरोना को सक्सेसफुली मैनेज कर ले। हाँ, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश जरूर करेंगे कि देखो मैंने क्या कुछ कर दिया है, ताकि अगला चुनाव जीत जाए। वैसे में देश का क्या होगा या आप बेहतर समझते जी। मैं इस पर एक क्विक कमेंट आप लोगों का, क्या टैलेंट की कमी है या नहीं है? हाँ ना में जवाब दे दें, किसी है? टैलेंट की कमी तो नहीं है, पॉलिटिकल टैलेंट, मतलब जो मिनिस्ट्रियल लेवल पर टैलेंट की कमी जरूर है। एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल लेवल पे ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो तो आपको अवेलेबल है। देन आप पे ये डिपेंड करता है कि आप किसको बुलाते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर एक चीज है, जो ये जो मोदी जी की ये जो एक पूरी फिलॉसफी है कि फोकस ओनली ऑन पॉलिटिक्स, इसकी वजह से ये सारी स्कीम्स जो हैं, ये तब देखिए, ये दिस इज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वोट्स। मुझे याद नहीं है अगला इलेक्शन कौन सा आ रहा है, उसमें पता चल जाएगा। ठीक, मेरे पास अब समय नहीं है, सीसीए में ये बंद हो जाएगा, इसलिए डिमोनेटाइजेशन के बाद में यूपी जीते थे, उसके बाद में सब कुछ हार गए। हाँ, तो अब 2024 में यूपी का चुनाव आना है। एकेबी, आपका क्विक कमेंट, यस और नो? मैं समझता हूं कि टैलेंट का जो सवाल उठ रहा है, वो टैलेंट की जो पॉलिसी आती है, जो जितने आपके पास टैलेंट हैं, उसकी जो एडवाइस जो आ रही हैं, जो उपदेश जो आ रही हैं, किस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस सरकार तंत्र में ऐसा व्यवस्था अभी तक नहीं आई है जहां पे लोगों जो टैलेंट जो है, इकोनॉमिक एडवाइजर्स जो भी हैं, उनकी जो एडवाइस वो उसको एसेप्ट करना, एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, मैं समझता हूं उसकी जो एक एबिलिटी है वो इस सरकार में कमी दिख रही है। जी, तो यानी कि टैलेंट है भी, तो उस टैलेंट का इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं है या इच्छा नहीं है। विशेषज्ञों की राय सुनने की क्षमता नहीं है या इच्छा नहीं है, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन साथ में पूरे देश में सड़कों पर घूम रहे लाखों मजदूरों की, प्रवासी गरीबों की, यहाँ से वहां जाने के लिए भटक रहे, परेशान हो रहे लोगों की आवाज भी ये सरकार नहीं सुन पा रही है क्या? ये एक सवाल है। और इसी सवाल के साथ मैं दुष्यंत कुमार की एक कविता, आमतौर पे मैं 2 लाइनें 4 लाइनें सुनाता हूं, लेकिन आज मैं पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। आपके मुद्दे पे दिल्ली में बहस हो रही है, बाकी सब्र करो। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रखकर छुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भर कर गालियां दो, आह भर कर बद्दुआ। क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ? लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को, आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो, जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। सुआ तोते को कहते हैं। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। ये दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं, बहुत साल पहले किसी और परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिए और सोचिए क्या ये आज सही नहीं है। आलोक अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे एक आग्रह कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। साथ में घंटी भी बजा देंगे तो आपको खबर मिलती रहेगी जब मैं नया वीडियो डालूंगा या जब मैं लाइव आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। किसी की मदद करने का कोई मौका आपके हाथ में है तो आप सरकार न बन जाएं, सोच विचार में ज्यादा वक्त न लगाएं, तुरंत मदद कर डालिए।